नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। जिस औरंगजेब की क्रूरता के किस्से मशहूर हैं, वो औरंगजेब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महान लगता है। अबू आजमी ने औरंगजेब को सच्चा समाज सेवी बताया है। आजमी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी तो हमलावर है ही, गठबंधन के सहयोगी भी आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब को लेकर इंडिया गठबंधन में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया है। इस झगड़े की वजह बने हैं अखिलेश यादव के चहेते नेता अबू आजमी। अबू आजमी ने क्रूर और वहशी औरंगजेब को महान बताते हुए कहा है वो सच्चा समाज सेवी था और औरंगजेब के वक्त भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इस बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग की है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी ने जो कहा है वो संभाजी महाराज का अपमान है। अबू आजमी के बयान से नाराज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया। वहाँ पर क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। औरंगजेब पर बयान देकर एक क्रूर शासक की तारीफ कर अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो इसे देशद्रोह तक बता दिया है। गठबंधन के सहयोगी शिवसेना के आदित्य ठाकरे भी अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की एक नेता ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद ने तो रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर देने की मांग की है। बीजेपी इस पर हमलावर है। क्रिकेट के दिग्गजों ने भी बयान पर नाराजगी जताई है। इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त दुबई में है, जहां वो चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 3 मैच जीत चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद अब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा करेगी। लेकिन रोहित शर्मा पर कांग्रेस की एक प्रवक्ता के विवादास्पद ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं। शमा मोहम्मद ने अपनी पोस्ट में रोहित शर्मा को मोटा बताते हुए वजन कम करने की सलाह दी है। साथ ही उन्हें भारत का सबसे बेअसर कप्तान भी बताया है। अब पोस्ट पर ऐसा हंगामा मचा जिसने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आनन फानन में शमा मोहम्मद को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस ने भी शमा के बयान से पलड़ा झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का
पताका लहराता है, जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है, पर कांग्रेस को नफरत है भारत से। ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं। रोहित शर्मा पर कांग्रेस की नेता के विवादास्पद बयान का टीएमसी ने समर्थन किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने तो रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने की भी मांग कर दी है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता के बयान का विरोध सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं। बीसीसीआई और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने भी शमा मोहम्मद के बयान की निंदा की है। इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करते हैं, कैप्टनसी करते हैं, तो सिर्फ ये दिखाना ही कि मैं विराट कोहली तरह पतला हूँ या बहुत ऐसा है, वो फिटनेस नहीं होती भाई। वो जिस तरह से है बहुत फिट है, और किसी को दूसरे फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर, जबरदस्त कैप्टनसी करता है। दीजिए मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि आपसे मैं तुम कौन मैं खाम खा, मतलब तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही है। तो रोहित शर्मा पर बयान देकर कांग्रेस हिट विकेट हो गई है। बीजेपी तो हमलावर है ही, साथ ही क्रिकेट के दिग्गज भी नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी से निष्कासित कर दिया है। आकाश आनंद पर एक्शन के बाद बीएसपी की सियासत पर अब सवाल उठने लगे हैं, मायावती के फैसले पर भी और आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य पर भी। आकाश आनंद ने अपने ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब दिया। अन्य पार्टियों का कहना है कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती परिवार में उलझ गई हैं। यह रिपोर्ट देखिए आप। आकाश आनंद को राजनीतिक तौर से तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कुल 8 साल का समय लगाया और एक झटके में सब खत्म कर दिया। एक दिन पहले सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया गया और दूसरे दिन पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया। मायावती ने पोस्ट कर लिखा कि आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि अब उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है। मायावती ने जब आकाश आनंद को पद से हटाया था, तब भी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का जिक्र किया था और अब पार्टी से निकालने के दौरान भी मायावती ने आकाश आनंद के ससुर का जिक्र किया। दरअसल मायावती पहले ही अशोक सिद्धार्थ को पार्टी को तोड़ने के आरोप में बीएसपी से बाहर कर चुकी हैं और अब आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने कहा, बाबा साहेब के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में और काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरअसल पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिस पर मायावती और ज्यादा भड़क गई। अब आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि बीएसपी बीजेपी चला रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीएसपी को बाबा साहेब के मिशन से कोई लेना देना नहीं। आश्चर्य होता है, मैंने 17 फरवरी को कहा था कि मायावती जी बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और अब इनका घोटने का समय आया। मेरा भावार्थ यही था कि पार्टी को भी बर्बाद कर रही हैं और पार्टी
वो अब बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी के दबाव में इस हद तक अपने पार्टी का सत्यानाश करना हमें भी तकलीफ हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया। मानवर काशीराम जी ने जिस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते बसपा पहाड़ जैसा संगठन बनाया, आज माननीय बहन जी अगर बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पे चलती होती तो शायद आज वो देश की प्रधानमंत्री की दावेदार भी बनती। कुल मिलाकर आकाश आनंद पर मायावती के एक्शन के बाद सियासत गर्मा गई है। हालांकि सियासी परिवार में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी में भी चाचा भतीजे की जंग का हाल दिख चुका है। आगे 2027 का चुनाव है, ऐसे में मायावती के इस फैसले का असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने विश्व वन्य जीव दिवस पर जूनागढ़ के गिर जंगल में सफारी की। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फोटोग्राफी पर भी हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने शेर, हिरण समेत कई जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें ली। इसके साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की। गिर के शेरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के जंगल में पीएम मोदी की लॉयन सफारी। गिर जंगल में शेरों की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरे की हैं। मौका था गुजरात के गिर जंगल सफारी का, तो पीएम मोदी का फोटोग्राफी का हुनर फिर से दिखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के गिर में सफारी की। मौका था विश्व वन्य जीव दिवस का, तो सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले ही पीएम मोदी गिर के शेरों के बीच पहुंच गए। इस जंगल सफारी का पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कैमरे में प्रकृति के खूबसूरत नजारे को कैद करते नजर आए। इस दौरान पीएम का सामना गिर के शेरों से हुआ। सामने आई तस्वीरों में पीएम मोदी के रास्ते में एक शेरनी अपने बच्चों को दुलारती दिखी। इस प्यारे पल को पीएम मोदी ने फौरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पीएम मोदी थोड़ी दूर आगे बढ़े तो दो शेर रास्ते में आराम करते दिखे। पीएम ने उन शेरों की तस्वीर भी अपने कैमरे में उतार ली। पीएम की सफारी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि वहां एक पेड़ में खूबसूरत फूल उन्हें पसंद आ गए। थोड़ी देर रुककर पीएम ने उन फूलों का दीदार किया। इससे पहले पीएम मोदी गिर के जंगलों में मोर, नीलगाय और कई हिरणों की भी तस्वीरें लेते दिखे। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि गिर में शेरों और शेरनियों के बीच आज सुबह मैंने कुछ फोटोग्राफी करने की भी कोशिश की। गुजरात के गिर जंगल में पीएम मोदी का यह अंदाज वाइल्ड लाइफ के प्रति उनकी लगाव को दिखाता है। उन्होंने गिर जंगल के लिए किए गए अपने प्रयास के बारे में भी लिखा। गिर आना हमेशा खास होता है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हमने एशियाई शेरों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए थे। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में न केवल एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि बाघ, तेंदुए और गैंडों की आबादी में भी इजाफा हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है। गुजरात के गिर जंगल में सफारी के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में भारत में वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अब बात एमपी में लाउड स्पीकर पर शुरू हुई सियासत की। यूपी के बाद अब एमपी में भी लाउड स्पीकर की तेज आवाज का विरोध हो रहा है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर रोक की मांग उठ रही है। लाउड स्पीकर पर शुरू हुई इस लड़ाई में सियासत गर्मा गई है। देखिए आप रिपोर्ट। एमपी में आवाज नीचे, लाउड स्पीकर ना बजे,
लाउडस्पीकर पर अजान बैन करने की मांग। लाउडस्पीकर पर लड़ाई, सियासत गरमाई। लाउडस्पीकर पर अब यूपी के बाद एमपी में भी सियासी हल्ला शुरू हो चुका है। एमपी में रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध की मांग उठी है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह मांग की है। कहा है कि आपत्ति लाउडस्पीकर पर नहीं, लाउड आवाज पर है। मंच का यह भी कहना है कि अगर लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन ने भेदभाव किया तो नवरात्र में 6 आरतियों में लाउडस्पीकर बजेंगे। कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और 5 वक्त की नमाज और साथ में तरावी, इसमें जो साउंड का उपयोग बहुत तेजी में हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप मुस्लिमों का अगर रमजान का महीना चल रहा है और उसमें वो इबादत कर रहे हैं तो इतने तेज साउंड बज रहा है जिसमें कि आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इस पर जो है जो पैमाना तय है उस पैमाने के तहत जो है साउंड की गति होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दे दी है। लाउडस्पीकर पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट के आदेश और तय मापदंडों के अनुसार हो लाउडस्पीकर की आवाज, किसी भी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सभी चीजें कानून के अनुसार तय होती हैं। हिंदू मुसलमान का काम कांग्रेस करती है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करें, मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, जो न्यायालय ने जो मापदंड तय किया उस मापदंड का पालन होनी चाहिए और उसको सभी को करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और किसी भी धर्म का आयोजन हो, सब में माननीय न्यायालय के जो मापदंड जो तय कर दिया उसका अनुसार होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि कानून का राज है, वो कानून के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस विषय को लेकर उसका पालन भी कराया जा रहा है और किया भी गया है। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए। मंदिर मस्जिद का विषय नहीं, ये कानून का विषय है। कानून के मापदंड के तहत सबको उसके अधिकार क्षेत्र में काम करना होगा और जो भी इस प्रकार की सस्ती राजनीति कर आरोप लगाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, आप अपनी राजनीति जो करते हैं वो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? कांग्रेस पार्टी तो करती थी। हाल ही में इंदौर में रात के वक्त मंदिर में चल रही भजन संध्या को पुलिस ने बंद करवा दिया था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। पब में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया था और अब संस्कृति बचाओ मंच ने भी लाउडस्पीकर पर ऐतराज जताया है। यूपी में भी लाउडस्पीकर पर सख्त एक्शन। पीलीभीत में एक मस्जिद के मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मस्जिद में बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने मौके पर जब परमिशन के जरूरी दस्तावेज मांगे तो उनके पास ये मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक धार्मिक आयोजन करने वाले सभी लोगों को इसे लेकर पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2025 का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विकास के विजन को गति देने के लिए इस बार बजट की थीम को गति ही रखा गया है और प्रदेश के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने के साथ विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। ये रिपोर्ट देखिए आप। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। विकसित छत्तीसगढ़ का ये विजन है जो आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट शुरुआत करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार अच्छे नियत और पूरी कर्मठता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस बार का बजट मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 2 आयाम है अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम। एक अच्छी नियत और दूसरी कर्मठता।
उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध कराई है मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के बजट को गति थीम पर पेश किया। प्रदेश के विकास में तेज गति लाने के लिए वित्त मंत्री कई हजार करोड़ रुपए के बड़े ऐलान किए, जिसमें प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा और हर वर्ग के लिए नई घोषणाएं की हैं, जिसमें नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़, रायपुर में दुर्ग तक मेट्रो चलेगी, मेट्रो के लिए जल्द शुरू होगा सर्वे, पीडब्ल्यूडी के लिए 9500 करोड़, सीएम सुशासन फेलोशिप 10 करोड़, सीएम हेल्पलाइन के लिए 22 करोड़, सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए हैं ई गवर्नर के लिए। डीएमएफ से दंतेवाड़ा में बनेगा मेडिकल कॉलेज, 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना होगी, विभागों में सब इंजीनियरिंग की भर्ती होगी, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू होगी, अमृत मिशन के लिए 744 करोड़, नया रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्क खुलेंगे, 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे, स्कूल कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती होगी, पीएम आवास योजना के लिए 8500 करोड़, नवा रायपुर में मेडिसिटी विकसित होगी। पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है तो गति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया अध्यक्ष। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है अध्यक्ष महोदय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विकास के साथ किसान, युवा, महिलाओं और नौकरी करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। विष्णुदेव साय सरकार के इस बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में बस इतना ही। नमस्कार।